नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाल ही में मतलब 1 जुलाई 2024 से भारत के कानूनी ढांचे में एक बड़ा बदलाव आया है। जो सालों पुराने औपनिवेशिक कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उनकी जगह अब नई संहिताएं आ गई हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया गया कि भाई औपनिवेशिक बोझ से मुक्ति मिल रही है। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में एक नई शुरुआत है या बस पुरानी बोतल पर नया लेवल। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और हमारा आधार होगा डॉक्टर रेयान बैद्य के कई लेख, उनके विश्लेषण और उनका मोनोग्राफ। डॉक्टर बैद्य इन कानूनी सुधारों पर थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया रखते हैं और कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ सतही है। तो आज का हमारा मकसद है डॉक्टर बैद्य के विश्लेषण के जरिए ये समझना कि क्या ये नए कानून वाकई भारतीय न्याय व्यवस्था को उस मानसिकता से आजाद करते हैं जिसे हम औपनिवेशिक कहते हैं, और अगर नहीं तो फिर डॉक्टर बैद्य के हिसाब से असली बदलाव के लिए पुलिसिंग और न्यायपालिका दोनों में किस तरह के गहरे मतलब संरचनात्मक सुधारों की जरूरत हो सकती है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए कानूनों से। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। कहा तो ये गया कि इनका लक्ष्य है न्याय प्रणाली का भारतीयकरण और औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा पाना। सुनने में तो ये बहुत बड़ा और जरूरी कदम लगता है ना? हाँ बिल्कुल, घोषणा तो यही थी और सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन यहीं पर डॉक्टर रायन बैदी की जो आलोचना है वो शुरू होती है। उनका मुख्य तर्क ये है कि ये सुधार ऊपर ऊपर से तो बड़े दिखते हैं, लेकिन इनकी जड़ें आप कह सकती हैं उतनी गहरी नहीं है। मिसाल के तौर पर वो बताते हैं कि पुराने आईपीसी का लगभग 70% हिस्सा, उसका जो सार है वो नए बीएनएस में कमोबेश वैसा ही है। उनके अनुसार असली दिक्कत सिर्फ कानूनों के शब्दों में नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की उस बुनियादी औपनिवेशिक मानसिकता में है। वो मानसिकता जो आज भी नागरिकों की सेवा करने के बजाय उन पर नियंत्रण बनाए रखने को ज्यादा तरजीह देती है। और ये मानसिकता उनके विश्लेषण के अनुसार इन नए कानूनों से बदली नहीं है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ नाम या कुछ धाराएं बदलने से वो मूल सोच नहीं बदलती, जो नहीं। शायद अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है कि कानून व्यवस्था का मकसद जनता पर काबू रखना है, न कि उनके अधिकारों की रक्षा करना। क्या डॉक्टर बैद्य इसकी कुछ ठोस उदाहरण भी देते हैं कि ये पुरानी सोच कैसे अब भी चल रही है? हाँ, वो वे उदाहरण देती हैं। एक अहम उदाहरण तो पुलिस की शक्तियों का ही है। जैसे बीएनएसएस की धारा 35 को ही ले लीजिए। ये पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी की काफी व्यापक शक्ति देती है, जो काफी हद तक पुरानी सीआरपीसी की धारा 41 जैसी ही है। डॉक्टर बेदी का कहना है कि इस शक्ति के इस्तेमाल पर निगरानी या जवाबदेही बढ़ाने के लिए कोई खास नए उपाय नहीं दिखते। यानी पुलिस का जो विवेक है वो अभी भी बहुत बड़ा है और इसके दुरुपयोग की आशंका वैसी ही बनी रहती है। और वो राजद्रोह वाला कानून, सेडिशन, उसका क्या हुआ? सुनने में आया था उसे हटा दिया गया है। हाँ, देखिए, आईपीसी की धारा 124A, जिसे राजद्रोह कहते थे, उसे हटाया जरूर गया है। लेकिन डॉक्टर बैद्य तर्क देती हैं कि उसकी जो आत्मा है या कह लीजिए उसकी भावना, वो नए बीएनएस की धारा 150 में अब भी जीवित है। इसमें विध्वंसक गतिविधियों या अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह को उकसाने जैसी बातें हैं। शब्दावली थोड़ी बदली है, पर उनका मानना है कि ये भाषा अभी भी इतनी अस्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना या असहमति की आवाजों को दबाने के लिए किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले 124A का होता था। ये तो चिंता की बात है। और पुलिस के व्यवहार को लेकर शिकायतें भी बहुत आम हैं। क्या इन नए कानूनों में पुलिस दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कोई स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट व्यवस्था बनाई गई है? डॉक्टर बैद्य के विश्लेषण के अनुसार यहाँ भी कमी दिखती है। बीएनएसएस की धारा 174, 176 जो है वो हिरासत में मौत या दुर्व्यवहार की जांच से संबंधित है। लेकिन ये जांच अभी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट पर ही निर्भर करती है, जो खुद प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। डॉक्टर बैद्य एक बाहरी स्वतंत्र नागरिक शिकायत प्राधिकरण की जरूरत पर बल देती हैं, जिसका प्रावधान इन नए कानूनों में नहीं है। तो मतलब पुलिस की जांच एक तरह से व्यवस्था के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। एक और बात मुझे याद आ रही है, जैसे अमेरिका में मिरांडा राइट्स होते हैं, जहां पुलिस को गिरफ्तार करते समय व्यक्ति को उसके अधिकार बताने पड़ते हैं। क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ अनिवार्य किया गया है? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो डॉक्टर वैद्य उठाती हैं।
उनका कहना है कि भारत में एक स्पष्ट और अनिवार्य नागरिक कानूनी अधिकार विधेयक यानी सिटीजन बिल ऑफ लीगल राइट्स की कमी है। मिरांडा अधिकारों की तरह जहां नागरिक को चुप रहने का अधिकार, वकील का अधिकार वगैरह तुरंत बताया जाता है, वैसा कोई साफ कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान यहाँ नहीं है। नागरिकों को अक्सर अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता या उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ता है, जबकि ये जानकारी तो उन्हें गिरफ्तारी के समय ही मिलनी चाहिए। और विचाराधीन कैदियों की जो भारी समस्या है हमारे यहाँ, क्या उसमें कुछ सुधार की उम्मीद दिखती है इन नए कानूनों से? डॉक्टर बैदिया इस पर भी सवाल उठाती हैं। देखिए, बीएनएसएस की धारा 187 के तहत पुलिस जांच के लिए अभी भी 60 से 90 दिनों तक की लंबी हिरासत मांग सकती है, और इसका नतीजा हम सब जानते हैं। भारत की जेलों में हजारों लाखों विचाराधीन कैदी भरे पड़े हैं। इनमें ज्यादातर गरीब और हाशिए के लोग होते हैं जो सालों तक बिना सुनवाई के बंद रहते हैं। उनके अनुसार ये स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है, और नए कानून इसे बदलने के लिए पर्याप्त नहीं करते। और जब हम इन सब तकनीकी बातों को एक आम नागरिक के रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ते हैं तो डॉक्टर बैद्य की आलोचना और साफ नजर आती है। आज भी लोग पुलिस थाने जाने से क्यों डरते हैं? न्याय मिलने में सालों क्यों लग जाते हैं? सितंबर 2025 तक अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित क्यों हैं? कानूनी प्रक्रिया इतनी महंगी और जटिल क्यों है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर लगती है? ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां व्यवस्था नागरिकों की सेवा करने के बजाय कहीं न कहीं खुद को बनाए रखने और अपनी ताकत दिखाने में ज्यादा व्यस्त लगती है, ठीक उसी तरह जैसे औपनिवेशिक शासक करते थे। तो अगर डॉक्टर बैद्य का विश्लेषण सही है कि सिर्फ कानून बदलना काफी नहीं है, तो फिर असली बदलाव आएगा कैसे? क्या वो सिर्फ समस्याएं गिनाती हैं या कोई समाधान भी सुझाती हैं? नहीं, वो सिर्फ आलोचना नहीं करते, बल्कि काफी विस्तार से संरचनात्मक सुधारों का एक खाका भी पेश करती हैं। उनके एक लेख में वो 5 मुख्य स्तंभों की बात करते हैं। ये वो स्तंभ हैं जो उनके अनुसार भारतीय कानूनी व्यवस्था को सचमुच में लोकतांत्रिक और नागरिक केंद्रित बना सकते हैं। अच्छा, ये 5 स्तंभ क्या है? ये जानना तो दिलचस्प होगा। पहला स्तंभ है एक स्वतंत्र नागरिक निगरानी प्राधिकरण यानी इंडिपेंडेंट सिटीजन ओवरसाइट अथॉरिटी। इसे वो सरकार की चौथी शाखा मतलब 4th ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर देखती हैं, जिसका काम पुलिस और अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के गलत कामों की जांच करना और उन पर कार्रवाई करना हो। यहीं पर वो पुलिस की पुलिस यानी पीओपी की अवधारणा लाती हैं। पुलिस की पुलिस? अरे वाह! ये सुनने में ही क्रांतिकारी लगता है। इसके बारे में और बताइए। और बाकी स्तंभ क्या हैं? इट्स चार्टर। ये चार्टर हर पुलिस थाने और अदालत में अनिवार्य रूप से लगाना होगा, जिसमें नागरिकों के सभी कानूनी अधिकार सरल भाषा में लिखे हों ताकि उन्हें पता हो कि उनके हक क्या हैं। तीसरा, समयबद्ध न्याय, टाइम बाउंड जस्टिस। एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने और अदालत का फैसला आने तक हर कदम के लिए कानूनी समय सीमा तय हो, और अगर देरी हो तो उसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। चौथा, सार्वभौमिक कानूनी सहायता और मुआवजा, यूनिवर्सल लीगल एड एंड कॉम्पनसेशन। हर नागरिक को, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, जरूरत पड़ने पर मुफ्त कानूनी मदद मिले, और अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो राज्य उसे अनिवार्य रूप से मुआवजा दे। और 5वां स्तंभ है कानून प्रवर्तन का नागरिक पुनर्शिक्षण, सिविक री एजुकेशन। पुलिस, जज, अभियोजक सबके लिए हर साल नागरिक केंद्रित नैतिकता मतलब सिटीजन फर्स्ट एथिक्स पर अनिवार्य ट्रेनिंग हो, और उनका मूल्यांकन इस आधार पर भी हो कि जनता उनके काम से कितनी संतुष्ट है। ये 5 स्तंभ तो वाकई व्यवस्था को नागरिक के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में लगते हैं। लेकिन ये पुलिस की पुलिस पॉप वाली बात, ये मुझे सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। डॉक्टर बैद्य इसकी जरूरत क्यों महसूस करती हैं और ये काम कैसे करेगा? डॉक्टर बैद्य पॉप की जरूरत पे काफी जोर देती हैं। वो आंकड़ों का हवाला देती हैं, जैसे नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर यानी एनसीएटी के अनुसार अकेले 2020 में भारत में 1741 लोगों की हिरासत में मौत हुई है। ये पुलिस की बर्बरता की एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार की समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2019 के सर्वे में पाया गया कि 50% से ज्यादा भारतीयों को बुनियादी सरकारी सेवाएं पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी है।
तो पॉप का मकसद इन्हीं समस्याओं यानी पुलिस की ज्यादती और व्यापक भ्रष्टाचार से सीधे तौर पर निपटना है। ठीक है, जरूरत तो समझ आती है, पर ये पॉप काम कैसे करेगा? क्या ये कोई और सरकारी विभाग जैसा होगा? ने डॉक्टर बैद्य से पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय के रूप में देखती हैं। इसके पास बहुत व्यापक शक्तियां होंगी, जैसे निगरानी करने की शक्ति, ये गुप्त स्टिंग ऑपरेशन कर सकेगा, कहीं भी अचानक ऑडिट कर सकेगा, नियमित निरीक्षण कर सकेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पास अपना न्यायिक अधिकार मतलब क्वाजी जुडिशियल पावर्स भी होगा, जैसे कि कोर्ट मार्शल करने की क्षमता, ताकि पुलिस या अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर तुरंत और निष्पक्ष फैसला हो सके, सालों तक मामला अदालतों में ना अटके। और इसका दायरा क्या सिर्फ पुलिस तक ही सीमित रहेगा या और भी? नहीं, डॉक्टर बैद्य के अनुसार इसका दायरा बहुत व्यापक होना चाहिए। ये सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि मंत्रियों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारी, आईएएस, आईपीएस वगैरह, बैंकरों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े किसी भी व्यक्ति की निगरानी करेगा, ताकि सत्ता का दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार रोका जा सके। ये वाकई एक शक्तिशाली निगरानी संस्था होगी। लेकिन इतनी शक्तिशाली संस्था की अपनी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी? मतलब इस पे तो राजनीतिक दबाव या अंदरूनी भ्रष्टाचार का खतरा भी हो सकता है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत जायज सवाल है और डॉक्टर बैद्य इसके लिए कई सुरक्षा उपाय सुझाती हैं। पहला, भर्ती पूरी तरह योग्यता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण के आधार पर हो, न कि सिफारिश या राजनीतिक संबंधों पर। भर्ती प्रक्रिया एक स्वतंत्र बोर्ड करे। दूसरा, इसके प्रमुख और सदस्यों का कार्यकाल निश्चित हो, मान लीजिए 5 या 7 साल, और उसे दोबारा रिन्यू न किया जा सके, ताकि वो बिना किसी डर या लालच के काम करें। तीसरा, पीओपी का अपना अलग बजट हो, जो सीधे संसद द्वारा स्वीकृत हो, न कि किसी मंत्रालय के अधीन, ताकि उस पर वित्तीय नियंत्रण न रखा जा सके। चौथा, इसकी अपनी आंतरिक निगरानी व्यवस्था हो और साथ ही एक बाहरी निरीक्षण तंत्र भी हो, जैसे कोई न्यायिक परिषद या संसदीय समिति इसकी कार्यप्रणाली पर नजर रखें। और सबसे अहम, ये संस्था सीधे संसद और जनता के प्रति जवाबदेह हो। ये तो काफी विस्तृत योजना लगती है। और आपने कहा कि ये सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि आईएएस, आईपीएस जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की भी निगरानी करेगी। तो क्या डॉक्टर बैद्य प्रशासनिक सुधारों की भी बात करती हैं? हाँ, संक्षेप में ही सही, लेकिन उनके काम में ये बात आती है कि जैसे पुलिस व्यवस्था औपनिवेशिक विरासत है, वैसे ही हमारी प्रशासनिक सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस वगैरह, वो भी उसी दौर की देन है और उनमें भी वही शासक वाली मानसिकता कहीं ना कहीं दिखती है। इसीलिए व्यवस्था में अगर पूरा बदलाव लाना है तो प्रशासनिक सुधारों की भी जरूरत है। चलिए, अब पुलिस और प्रशासन से आगे बढ़कर न्यायपालिका की बात करते हैं। क्या डॉक्टर बैद्य की आलोचना अदालतों तक भी जाती है? क्योंकि आम धारणा तो यही है कि न्यायपालिका फिर भी बाकी व्यवस्था से शायद थोड़ी बेहतर है, लेकिन तारीख पे तारीख वाली समस्या, मुकदमों का भारी खर्चा और वो जटिल भाषा, वो तो वहां भी है। हाँ, डॉक्टर बैद्य की आलोचना न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ती। उनके मोनोग्राफ रिक्लेमिंग जस्टिस का जो केंद्रीय तर्क है, वो यही है कि हमारी न्यायपालिका भी अपनी मूल संरचना में औपनिवेशिक काल की देन है और इसे भी नागरिकों की सेवा करने के बजाय उन पर नियंत्रण रखने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और आजादी के बाद हमने उस ढांचे को लगभग जस का तस अपना लिया। अरे, ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है। क्या वो इसका कोई ऐतिहासिक आधार भी बताती हैं? हाँ, वो संक्षेप में बताती हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की अदालतों से शुरुआत हुई, फिर 1861 में ब्रिटिश क्राउन ने हाई कोर्ट बनाए, फिर 1937 में फेडरल कोर्ट बना और 1950 में वही भारत का सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो ये एक सीधी निरंतरता थी, कोई मौलिक बदलाव नहीं आया। इसलिए आज जो हम अदालतों में लगभग 5.34 करोड़ लंबित मामले देखते हैं, या जो भारी खर्चा और जटिल प्रक्रियाएं हैं, डॉक्टर बैद्य के अनुसार ये सिस्टम की खामियां यानी बग्स नहीं, बल्कि उसकी मूल डिजाइन की विशेषताएं यानी फीचर्स हैं। ये डिजाइन आम आदमी को थका देने और न्याय की प्रक्रिया से दूर रखने के लिए ही शायद बनाया गया था। बाप रे, विशेषताएं खामियां नहीं है, ये तो सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो अगर डिजाइन ही ऐसा है, तो इसे बदलने के लिए डॉक्टर बैद्य क्या सुझाव देती हैं? क्या न्यायपालिका के लिए भी उनके पास कोई सुधारों का खाका है? हाँ, बिल्कुल। अपने मोनोग्राफ में वो न्यायपालिका के लिए भी एक 5 स्तंभी सुधार योजना पेश करती हैं। अच्छा, ये 5 स्तंभ क्या हैं? ये जानना तो और भी जरूरी लगता है, क्योंकि न्यायपालिका पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पहला स्तंभ है यादृच्छिक बेंच,
रैंडमाइज्ड बेंचेस। इसका सीधा सा मतलब है कि कौन से जज कौन सा केस सुनेंगे ये पहले से तय ना हो, बल्कि एक लॉटरी जैसी निष्पक्ष प्रक्रिया से तय हो। इसका मकसद है जज शॉपिंग को रोकना, यानी वकीलों या पार्टियों द्वारा अपनी पसंद की बेंच पाने की कोशिश को खत्म करना, और ये सुनिश्चित करना कि न्याय निष्पक्ष हो। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने, जैसे 45 तक, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने, जैसे 72 साल तक, और हर महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए 7 या 9 जजों की बेंच का चयन पूरी तरह से रैंडम तरीके से करने का सुझाव देती हैं। और यही सिद्धांत निचली अदालतों में भी लागू हो। मतलब कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा कि उनका केस कौन सुनेगा। इससे तो पारदर्शिता, निष्पक्षता बढ़ सकती है। ठीक है, दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है योग्यता आधारित सहकर्मी नामांकन, मेरिट बेस्ड पेयर नॉमिनेशन। ये जजों की नियुक्ति की जो वर्तमान कोलिजियम प्रणाली है उसे बदलने का प्रस्ताव है। सुझाव ये है कि जजों की नियुक्ति के लिए एक आंतरिक वोटिंग सिस्टम हो, जिसमें सभी मौजूदा जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वरिष्ठ जिला जज भाग ले, लेकिन वोट का वजन अलग अलग हो। जैसे अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज के वोट का वजन सबसे ज्यादा, फिर हाई कोर्ट जज, फिर जिला जज। इससे चयन प्रक्रिया में भाई भतीजावाद कम होगा और योग्यता और अनुभव को सही महत्व मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। हाँ, ये कोलिजियम पर जो बहस चलती रहती है उसके बीच एक दिलचस्प विकल्प लगता है ये। तीसरा स्तंभ। तीसरा है यादृच्छिक संसदीय पैनल, रैंडमाइज्ड पार्लियामेंट्री पैनल्स। डॉक्टर वैद्य मानती हैं कि जजों की नियुक्ति में संसद की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम हो। इसलिए उनका सुझाव है कि जजों के नामांकन की पुष्टि के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, से 1/3 सांसदों का चयन यादृच्छिक यानी रैंडम तरीके से किया जाए। ये सदस्य नामांकित जजों की योग्यता की जांच करें। इससे पार्टी लाइन के आधार पर होने वाली नियुक्तियों या विरोध पर अंकुश लगेगा। अच्छा, और चौथा स्तंभ, ये शायद कार्यकाल और रिटायरमेंट से जुड़ा होगा? हाँ बिल्कुल। चौथा स्तंभ है निश्चित कार्यकाल और जीवन भर सत्यनिष्ठा, फिक्स टर्म्स एंड इंटेग्रिटी फॉर लाइफ। सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल सिर्फ एक बार 12 साल के लिए निश्चित हो, या 72 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, इसे दोबारा रिन्यू न किया जा सके। रिटायरमेंट के बाद कम से कम 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो, जिसमें वो कोई सरकारी पद या लाभ का पद स्वीकार न कर सकें, ताकि रिटायरमेंट के बाद पद पाने की लालसा में फैसलों पर असर न पड़े। साथ ही 65 साल की उम्र के बाद जजों का नियमित स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता का मूल्यांकन भी अनिवार्य हो। ये कार्यकाल और कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात वाकई अहम है। और पांचवा और आखिरी स्तंभ, ये क्या है? पांचवा स्तंभ शायद सबसे महत्वपूर्ण है, जवाबदेही और पारदर्शिता का, न्यू इकोसिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसके तहत डॉक्टर वैद्य एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण परिषद यानी जुडिशियल ओवरसाइट काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव रखती हैं। इसमें उच्च सम्मानित रिटायर्ड जज, नैतिकतावादी यानी एथिसिस्ट, कानून के प्रोफेसर और समाज के प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हों। ये परिषद सुप्रीम कोर्ट सहित सभी स्तर के जजों के खिलाफ कदाचार मतलब मिसकंडक्ट की शिकायतों की जांच करेगी। यानी जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक बाहरी स्वतंत्र संस्था। ये कैसे काम करेगी? क्या सजा भी दे पाएगी? हाँ, जेओसी के पास जांच करने और दंड देने की शक्ति होगी। डॉक्टर वैद कदाचार के लिए श्रेणीबद्ध दंड मतलब ग्रेडेड पेनल्टीज का सुझाव देती हैं। छोटी गलतियों के लिए चेतावनी या ट्रेनिंग, लेकिन गंभीर कदाचार, खासकर भ्रष्टाचार के मामलों में एक विशेष न्यायिक न्यायाधिकरण जुडिशियल ट्रिब्यूनल द्वारा पद से हटाने, संपत्ति जब्त करने और भविष्य में किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से आजीवन प्रतिबंध लगाने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा सभी जजों के लिए अपने संपत्ति का सालाना खुलासा करना अनिवार्य हो और उनके द्वारा दिए गए फैसलों का सरल आम भाषा में सारांश मतलब प्लेन लैंग्वेज समरी जारी करना भी जरूरी हो, ताकि जनता उन्हें समझ सके। ये जेओसी और श्रेणीबद्ध दंड का विचार तो वाकई जजों द्वारा जजों का न्याय वाली जो मौजूदा धारणा है उसको चुनौती देता है। ये न्यायपालिका के भीतर ही लेकिन बाहरी निगरानी के साथ जवाबदेही तय करने का एक ठोस तंत्र लगता है। तो अगर हम डॉक्टर रियान बैदे के विश्लेषण पर आधारित आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि भारत के हालिया कानूनी सुधार जैसे बीएनएस, पीएनएसएस, बीएसए
ये शायद एक शुरुआत भर है, लेकिन असली चुनौती वो गहरी जड़ें जमाई हुई औपनिवेशिक मानसिकता है, जो डॉक्टर वैद्य के अनुसार पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी कायम है। सिर्फ कानूनों को बदलने से ये मानसिकता नहीं बदलेगी, इसके लिए गहरे संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है, जैसे पुलिस और अधिकारियों पर स्वतंत्र नागरिक निगरानी, नागरिकों के अधिकारों की स्पष्ट गारंटी और जानकारी, हर स्तर पर समय पर न्याय सुनिश्चित करना और न्यायपालिका के लिए एक मजबूत जवाबदेही तंत्र का निर्माण। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। लब्बो लुबाब यही है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था से आगे बढ़ना होगा जो नागरिकों पर शासन करती है और एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो उनकी सेवा करती है। ये बदलाव संविधान की प्रस्तावना में लिखे हम भारत के लोग के वादे को जमीनी हकीकत में बदलने जैसा है। और ये सिर्फ कानूनों के नाम या धाराएं बदलने से नहीं होगा, बल्कि सत्ता के संतुलन को बदलने से होगा, जहां नागरिक वाकई मालिक हो, याचक नहीं। डॉक्टर वैद्य का विश्लेषण इसी बुनियादी बदलाव की ओर इशारा करता है। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल डॉक्टर वैद्य के काम से ही प्रेरित है, हालांकि शायद उन्होंने इसे सीधे तौर पर ऐसे न पूछा हो। सवाल यह है कि अगर औपनिवेशिक संरचनाएं और मानसिकता हमारी संस्थाओं में इतनी गहराई तक रची बसी हैं, तो किसी राष्ट्र की संस्थाओं का वास्तविक औपनिवेशीकरण मतलब डिकोलोनाइजेशन आखिर होता क्या है? क्या ये मौजूदा ढांचे में सुधारों के जरिए हासिल किया जा सकता है, या फिर इसके लिए, जैसा डॉक्टर वैद्य के काम में कहीं कहीं संकेत मिलता है, मौजूदा व्यवस्था से एक ज्यादा मौलिक विच्छेद, शायद एक पूरी तरह से नए संविधान के प्रारूपण की जरूरत है? इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए इतना ही।